वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो अस्पताल सहायक के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर नंबर 15 आपको कवर करवाने वाले हैं। साथियों, हम आपको टोटल 30 पेपर करवा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पेपर जरूर देख कर जाएं परीक्षा से पहले। और हाँ, सबसे खास कि आपको 2500 ब्रह्मास्त्र प्रश्न अब एग्जाम के समय पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हम करवा रहे हैं। तो इस व्हाट्सएप पर आप फ्री 2500 PDF लिख कर भेजें और पूरा प्रोसेस फॉलो करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी अर्थात HSRA के संस्थापक नेताओं में कौन शामिल नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर, लॉर्ड इरविन या फिर जतिन दास। तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन इसमें शामिल नहीं था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जतिन दास, ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली बम कांड किस संगठन की प्रमुख गतिविधियां थीं? तो आप अच्छे से याद रखें, यह HSRA किसकी भाई? HSRA की जो है प्रमुख गतिविधि थी भाई। ठीक है, आगे और ऊपर हमने देखा था कि HSRA के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर और जतिन दास। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है कि भारत माता की पहली छवि का निर्माण भाई 1870 के दशक में किसने किया था? तो आप याद रखिएगा कि भारत माता की पहली छवि का जो निर्माण है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है भाई, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है कि भारत माता की पहली प्रसिद्ध पेंटिंग सन्यासिनी रूप किसने बनाई थी साथियों? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सन्यासिनी रूप जो भारत माता की पहली प्रसिद्ध पेंटिंग थी, ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। किसने भाई? अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का क्या मतलब हुआ करता था? तो आप याद रखें, इनके लिए मतलब था बागानों से बाहर आने जाने की आज़ादी होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है भाई? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पंजाब और हरियाणा, इनमें भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है ये है साथियों क्या? अत्यधिक सिंचाई का होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबल बेसिन में अवनालिका अपरदन से बनी अनुपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो भाई, अवनालिका अपरदन से बनी जो अनुपजाऊ भूमि है इसे खड्ड भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना क्या कहलाता है? तो आप याद रखें कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल का चलाना कहलाता है साथियों समोच्च जुताई। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो आप याद रखें कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जितने भूभाग पर वन होना जरूरी है वो कितने हैं साथियों? तो आप याद रखें 33% भूमि पर वनों का होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन अर्थात JFM की औपचारिक शुरुआत कौन से राज्य से हुई? तो याद रखें, ओडिशा राज्य से हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सर्वधर्म समभाव का भारतीय मॉडल क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों अर्थात ST का जो प्रतिशत है कितना है? तो याद रखें 8.6% ST की पॉपुलेशन है। प्रश्न है कि अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप याद रखें, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन ग्रीक या यूनानी शब्दों से हुई है? तो आप याद रखें, लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये डेमोस और क्रेसिया यूनानी शब्दों से हुई है। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का समान अधिकार होता है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप याद रखें, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत पर ये आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि है? तो आप याद रखें, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ये है साथियों विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश में तीव्र वृद्धि का होना। ठीक, विकल्प बी सही।
अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आप याद रखें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI नीति की अगर हम बात करें तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा भाई तैयार की जाती है। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सकल FDI प्रवाह कितने बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया है? तो आप याद रखिएगा यह 90 बिलियन डॉलर के स्तर को भी पार कर गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो आप याद रखें कि आर्थिक सुधारों के समय भारत के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे साथियों। तो ये 20 प्रश्नों का पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता है और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पेपर अपने एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा।